हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। आज हम लोग देखेंगे भारत आज का टॉपिक है भारत में हाई स्पीड रेल परियोजना और इसकी चुनौतियां और इसके समाधान करने के लिए गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे या लेने चाहिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को, ये चैनल है ध्रुव सिविल्स के नाम से, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में हाई स्पीड रेल परियोजना का क्या स्टेटस है और क्या क्या इसके आगे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, परिचय से। तो हाई स्पीड रेल का डेफिनेशन क्या है? हाई स्पीड रेल का डेफिनेशन है कि जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो। ये 200 प्रति किलोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? हाई स्पीड रेलवे कहा जाता है। टोटल कुल 12 कॉरिडोर बनाने की परियोजना है। 12 कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसमें से फर्स्ट जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो 508 किलोमीटर का है। 508 किलोमीटर का मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये फर्स्ट है, जिसकी स्पीड कितनी रखी गई है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसका मानक गेज क्या है? मानक गेज लाइन का उपयोग किया जाएगा इसमें, और शिंकानसेन तकनीक के द्वारा इसको डेवलप किया जाए, जो जिस टेक्निक से जापान में बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं। उसके लिए भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट भी हुआ इसको लेकर के। अन्य हाई स्पीड रेल परियोजनाएं कौन कौन से हैं जो पाइपलाइन में? तो फर्स्ट वाली होगी मुंबई अहमदाबाद होगी। अब देखते हैं कि आगे कौन कौन सी परियोजना। तो मिंट के अनुसार केंद्रीय बजट 2022-23 में नई दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हो सकती है, और फंडिंग के संबंध में मुंबई नागपुर कॉरिडोर का भी संभावना बनता है। फिर कम से आगे क्या है? NHSRCL के द्वारा कम से कम 5 और प्रस्तावित गलियारों की विस्तृत परियोजना बनाई जा रही है। उसमें है दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर और वाराणसी से हावड़ा। तो ये सारे हाई स्पीड रेल परियोजनाएं आगे के लिए संभावित हैं। अब देखते हैं इसमें कि भारत के लिए हाई स्पीड रेल क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भारत के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के विकास में ट्रेनों की भूमिका, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है भारत में हाई स्पीड रेलों के लिए भारत के विकास में ट्रेनों की भूमिका। हाई स्पीड रेल नेटवर्क एक बार स्थापित होने के बाद भारत आर्थिक विकास के लिए, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से ये हमें काफ़ी यूजफुल रहेगा। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार, जो GDP, सकल घरेलू उत्पाद क्या? GDP। ठीक है। तो 2008 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा, ये जो दो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, के द्वारा एक स्टडी किया गया जिसमें हुआ कि जिस शहर में या जिस देश में बुलेट ट्रेन है, उनके GDP में 2.7% की वृद्धि देखी गई है। उनके GDP में, सकल घरेलू उत्पाद में 2.7% की वृद्धि देखी गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा, तो इकोनॉमिक सकल GDP के हिसाब से भी हमारी क्या ग्रोथ हो सकता है। थर्ड है टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, तकनीकी क्रांति। इसमें क्या है कि भारत में पहली बार किसी रेलवे के द्वारा LIDAR, मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग
टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लीनर परिवहन मोड। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रेलवे के अनुसार हाई स्पीड रेल हवाई जहाज की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा कुशल है। मतलब एरोप्लेन के कंपेयर में जो हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन हैं 8 गुना ज़्यादा ऊर्जा कुशल है। ऑटोमोबाइल की तुलना में 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक है। और इससे जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी क्या होगा, काफ़ी कम होगा और वायु गुणवत्ता में इसमें सुधार किया जाएगा। तो क्लीनर परिवहन मोड में क्या है कि जो बुलेट ट्रेन हैं वो हवाई जहाज की तुलना में 8 गुना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ऑटोमोबाइल की तुलना में 4 गुना है और ग्रीन हाउस गैस भी कम उत्सर्जन करते हैं और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो ये सारे हमारे तो ये हमें 4 पॉइंट्स हैं जिससे लगता है कि भारत में बुलेट ट्रेन्स की ज़रूरत है। फिर जो हमारा फर्स्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट चैलेंज है भूमि अधिग्रहण में चुनौतियां। इसमें क्या है कि गुजरात और दादर नगर हवेली के अधिकांश हिस्सों में भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किसानों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के बाद इसमें क्लियर हो गया है गुजरात में। लेकिन पालघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण टफ होता जा रहा है। ठीक है। तो पालघर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जो महाराष्ट्र में वहाँ भूमि अधिग्रहण टफ है। सेकेंड क्या है इंजीनियरिंग चुनौतियाँ। इसमें महत्वपूर्ण बेसिकली क्या है कि जो गलियारा जो यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे गलियारा का जो लास्ट चरण है जो समुद्र के नीचे से मुंबई में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें टेक्नोलॉजिकल तरीके से थोड़ा सा टफ होती जा रही हैं। थर्ड है बड़े पैमाने पर महंगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है MHRD से की अनुमानित लागत 1.1 लाख करोड़ रुपया, लगभग 17 अरब अमेरिकी डॉलर, जो काफ़ी महंगा है। भारत को जापान से 81% धन प्राप्त होगा। जापान जो है भारत को इस परियोजना के लिए 81% धन देगा। बिजली की मांग और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी काफ़ी अधिक महंगा होगा, इसलिए भारत अब इतना बड़ा सार्वजनिक खर्च वहन नहीं कर सकता। अभी जो कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अभी चीज़ें मैनेज करना टफ है, खासकर जब भारत ओमिक्रॉन खतरे का सामना कर रहा है। अभी इंडिया में ओमिक्रॉन तो काफ़ी स्पीड हाई है। इन सब को देखते हुए चीज़ें हैं कि बुलेट ट्रेन के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। भारत में HSRC परियोजना को लागू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है सरकार को समझना होगा कि जल जंगल जमीन आदिवासी समुदाय की संपत्ति है, यही उनकी पहचान और संस्कृति, इसलिए नीति निर्माताओं और प्रशासन को व्यवस्थित सतत विकास कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब कि जो आदिवासी हैं उनके बारे में भी पॉलिसी बनाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। सेकेंड, ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड, राज्य सरकारों को तेजी से मंजूरी प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सक्रिय रूप में शामिल होना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के तेजी से काम करना चाहिए। थर्ड, सरकार को HSRC की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देना चाहिए। मतलब जो टेक्नोलॉजी है ऐसा इसलिए कि उनकी समझौते में कहीं भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का जिक्र नहीं है। मतलब जापान हेल्प तो करेगा बट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो एटलीस्ट उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी जापान गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भारत में हाई स्पीड रेल परियोजना को
को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा हाई स्पीड रेल परियोजना। अब नेक्स्ट होगा कि यूक्रेन संघर्ष और भारत के लिए इसके लिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत में। तो फ्रेंड इस चैनल का यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।